नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गोरखपुर से आ रही महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि हर पात्र व्यक्ति को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाए। जरूरतमंदों के इलाज से लेकर आवास तक की व्यवस्था के लिए सरकार की योजनाओं का लाभ बड़े पैमाने पर दिया जा रहा है। किन्हीं कारणों से यदि कोई व्यक्ति इन योजनाओं के दायरे में अभी नहीं आ पाया है तो उसे भी योजनाओं का लाभ दिलाने की प्रभावी कार्रवाई की जाए। सीएम योगी ने ये निर्देश गुरुवार को गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनते हुए दिए। मंदिर परिसर स्थित महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने आयोजित जनता दर्शन में कुर्सियों पर बैठ गए लोगों तक मुख्यमंत्री खुद पहुंचे और एक एक करके सबकी समस्याओं को सुनते हुए आश्वस्त किया, हर समस्या का समयबद्ध, पारदर्शी और संतुष्टिपरक निस्तारण किया जाएगा। गाजीपुर से अब खबर है, जहां आज गाजीपुर के दौरे पर पहुंचे संजय निषाद ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि हमने दिल्ली में पीडीए की हवा निकाल दी, लेकिन जो छुटभइये हैं वो भाजपा की हवा निकाल देंगे। यही कांग्रेस बसपा सपा की नैया डुबोते वहीं यहां नैया डुबोने आ गए तो उनसे सतर्क रहना पड़ेगा। पीएम मोदी को गाली देने पर बोले मोदी की मां का राजनीति से कोई रिश्ता नहीं है, उन्होंने एक लाल पैदा किया। विपक्ष ऐसी ही राजनीति कर रहा है, पहले इन पर धोखेबाज का लेबल था, अब गालीबाज का भी लग गया है। जनता इसका जवाब देगी। स्वामी प्रसाद मौर्य पर मुकदमा दर्ज होने पर बोले कि संविधान ने सबको अपने धर्म के प्रचार का अधिकार दिया है, लेकिन किसी अन्य धर्म पर टिप्पणी का अधिकार नहीं दिया है। 2027 में यूपी में एक नए गठबंधन की संभावना पर उन्होंने कहा है कि अभी 25 सालों के एनडीए के गठबंधन का इतिहास है। कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ सभी पार्टियों का निर्माण हुआ है। एनडीए 2027 में भी रहेगा। लखनऊ से अब खबर है, जहां ओम प्रकाश राजभर के बयान पर भड़के एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। कई छात्र इतने क्रोधित थे कि वे मंत्री के आवास परिसर में कूद गए। उन्होंने आवास के भीतर पहुंचकर मंत्री के विरोध में नारे लगाए। छात्रों ने गौतमपल्ली आवास के बाहर प्रदर्शन कर पुतला फूका है। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे छात्र और पुलिस में धक्का मुक्की हो गई। पुलिस प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर रही थी। हजरतगंज इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने मौके पर पहुंचकर छात्रों को शांत कराया। लाठीचार्ज में घायल एबीवीपी कार्यकर्ताओं से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने केजीएमयू अस्पताल जाकर मुलाकात की है। देखिए, छात्र हैं और छात्रों का ये छात्र हित में शिक्षा के क्षेत्र में जब कहीं कोई कमी आती है, कोई शिकायत आती है, तो एक नहीं अनेक आंदोलन आज नहीं पहले भी करते रहे हैं। लेकिन इस प्रकार का व्यवहार नहीं होता था। लेकिन जिसने भी इस प्रकार से निशाना बनाया है, हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों को, हमारे उसमें संगठन मंत्री थे, हमारी जो छात्राएँ थीं वह भी थीं और उनको मैं अभी देखा हूँ, वो बुरी तरह से घायल हैं, उनको काफ़ी चोटें हैं। उनका इलाज भी होगा, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और जो समर्थन कर रहे हैं वो मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूँ। अच्छी लोकप्रियता, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए आप किसी के दरवाजे पर जाइए, किसी पिछड़े वर्ग के मंत्री के यहाँ जाइए, किसी दलित वर्ग के मंत्री के यहाँ जाइए, उसको गाली दीजिए और अपने हाईलाइट होइए। तो ये कार्यक्रम अगर करना है तो पुलिस आपके साथ उसी तरह का बर्ताव कर रही है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी गरीब कमजोर के बीच में लगातार संघर्ष करते हैं, सदन से लेकर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करके उनको सामाजिक स्तर पर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, गरीबों को सामाजिक स्तर पर न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए किसी को भी अगर दिक्कत हो रही है इस लड़ाई से, तो वह लड़ाई से अगर दिक्कत हो रही तो आप अपने घर रहिए। गाजीपुर में 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जनपद न्यायालय समेत सैदपुर, मोहम्मदाबाद के वाद्य न्यायालयों में मामलों का निपटारा किया जाएगा। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी गई है। लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का निपटारा किया जाएगा, जैसे कि सिविल मामले, आपराधिक मामले, मोटर दुर्घटना, दवा प्रकरण, पारिवारिक विवाद आदि। लोक अदालत का उद्देश्य मामलों का समझौते के माध्यम से निपटारा करना है, जिससे दोनों पक्षों को लाभ हो सके। लोक अदालत में न्यायालय की कार्रवाई होगी, जिसमें न्यायाधीश और अधिवक्ता शामिल होंगे। लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निपटारा करने के लिए न्यायिक पदाधिकारियों को मामलों की पहचान करने का निर्देश दिया गया है। लोक अदालत में
मध्यस्थता केंद्र की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, जहां मामलों का समझौते के माध्यम से निपटारा किया जाएगा। अब खबर महाराजगंज से सामने आ रही है, जहां जिला अधिकारी संतोष कुमार शर्मा की अध्यक्षता में जिला शुल्क नियामक समिति की अहम बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। इस बैठक में शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। जिलाधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दिए कि सभी निजी विद्यालय अपनी वेबसाइट अनिवार्य रूप से बनाएं। वेबसाइट पर स्कूल की फीस संरचना, स्टाफ और छात्रों की संख्या, वार्षिक कार्यक्रमों की जानकारी और अन्य विवरण पारदर्शी ढंग से सार्वजनिक किए जाएं। स्कूल अब छात्रों को किसी विशेष दुकान से ड्रेस या किताबें खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर पाएंगे। टैगिंग की प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही एनसीईआरटी की किताबों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। अप्रैल मई में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की जांच में मानक से अधिक फीस वसूलने वाले 25 स्कूलों को नोटिस जारी करने का आदेश भी दिया गया है। जिलाधिकारी ने साफ कहा, शिक्षा के नाम पर अभिभावकों का आर्थिक शोषण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर बच्चे को मिले समान अवसर, बेहतर शिक्षा और स्वस्थ वातावरण, यही है इस पहल का मकसद। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां जीएसटी में बदलाव करके सरकार का बहुत अच्छा कदम सामने आया है। इससे आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा था कि हम जल्द ही जीएसटी में बदलाव करने वाले हैं। अब उसका समय आ चुका है। इंसान की जरूरत की चीजों पर टैक्स कम कर जो नुकसानदायक, उन पर टैक्स बढ़ाया गया है। इससे किसानों को लाभ मिलेगा, छोटे व्यापारियों को लाभ मिलेगा, साथ ही मध्यम वर्ग लोगों को टैक्स कम होने से सीधा लाभ मिलेगा। ये फैसला उस समय लिया गया है जब अमेरिका द्वारा लागू किया गया टैरिफ की मार भारत झेल रहा है। दुनिया में युद्ध हो रहे हैं, तो ऐसे में भारत के लोगों के लिए सरकार द्वारा बहुत ही राहत भरा फैसला लिया गया है। रिलीफ एक आसान हुआ कि चलो कोई चीज इतनी महंगी थी उसमें कम हो गई है, और ये एक ट्रम्प टैरिफ के अगेंस्ट भी थोड़ा काम करेगा, जो किसानों के पदार्थों को और चीजों के पदार्थों को महंगाई की तरफ लेके जा रहे थे, टेक्सटाइल में महंगाई की तरफ, उसमें भी उनको रिलीफ अब एक तरीके से इनडायरेक्टली मिल जाएगा। जबकि मेरा विश्वास है कि जो एससीओ मीटिंग में प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से पोजीशन दिखाई है, भारत की छवि दिखाई है, भारत को एक्सेप्ट किया गया है, वो प्रगतिशील है। 7.8% फर्स्ट क्वार्टर का जीडीपी सराहनीय है। जो इतनी डिफिकल्टीज के बाद वॉर हो रही है, ट्रम्प के टैरिफ की बात है, हिंदुस्तान से पैसा निकाला जा रहा है पोर्टफोलियो में से, स्टॉक मार्केट में से, और बहुत सारी दिक्कतें आई, उसके बावजूद कॉर्पोरेट रिजल्ट्स पहले लो रहे हैं, इस बार वो भी ठीक हुए हैं। मेरे विचार में 7.8% जीडीपी क्वार्टर 1 की बहुत सराहनीय है, और अगले 2 क्वार्टर में भी मेरे को उम्मीद है 7.5-6% से ऊपर के करीब हमारी ग्रोथ रहेगी, और वो रहती है तो इस साल की ग्रोथ 7 से 7.5% के बीच में हो पाएगी। जो मोदी जी का जो सपना था विकसित देश का, उसमें हमारे को प्रगतिशील दिखाई। और अब खबर कौशाम्बी से है, जहां कौशाम्बी जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां सिराथू तहसील क्षेत्र के भैंसाहापर गांव की 15 साल की रिया मौर्य को पिछले 42 दिनों में 10 बार सांप ने काटा। लगातार हो रही इन घटनाओं से पूरा गांव दहशत में है। रिया मौर्य का पूरा परिवार बेबस है। बार बार सांप काटने के डर की वजह से रिया के छोटे भाई बहन ननिहाल चले गए। राजेंद्र मौर्य बेटी रिया मौर्य और पत्नी के साथ घर छोड़कर अपने रिश्तेदार के घर रसूलपुर बदले गांव चले गए। राजेंद्र मौर्य को इस बात का मलाल है कि इस घटना के बाद ना तो वन विभाग ने सांप को पकड़ा और ना ही प्रशासन ने उनकी कोई मदद की। इलाज के नाम पर डॉक्टर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। उनके पास जो भी जमा पूंजी थी सब बेटी के इलाज में खत्म हो गई है। तो 7-8 बार सर्पदंश किया है, तो अभी उसको एग्जामिनेशन कर दिया। उसके घर भी गया था, मेडिकल की भी गई थी घर पे, तो एम्बुलेंस के द्वारा उसको अभी यहाँ पे एडमिट कराया गया है, और उसका सारा परीक्षण करने के बाद देखा गया उसको अभी पॉइजनस स्नेक नहीं लग रहा है। जो भी है लोकल साइन सिम्टम और इन्फ्लामेशन है वो नॉन पॉइजनस के हैं, और बाकी ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। उसका अभी ब्लड की सैंपलिंग ले लिया गया है, जांच हो रही है,
और उसको यहाँ पे रखेंगे ऑब्जर्वेशन में। अब ये तो अब ज्ञात नहीं है, लेकिन उस घर के आसपास काफ़ी गंदगी थी, तो उनके परिजनों को साफ सफाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं और साथ साथ अपने हेल्थ टीम द्वारा वहाँ पे छिड़काव भी करवा दिया गया है। तो अभी देख लेंगे उसका डॉक्यूमेंट देख के हम बता पाएंगे, और बाकी उसका तो अभी तो कुछ लग नहीं है। कभी कल शाम को ही शायद बता रहे हैं उसके परिजन की काटा है, लेकिन ऐसा कुछ साइन सिम्टम नहीं है कि जो पॉइजनस हो। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर में उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की शाखा की छत से बारिश का झरना बह रहा है। बारिश के झरने में काम करने को बैंक स्टाफ मजबूर है। बैंक हॉल में बह रहा बारिश का झरने के बीच बैंक के स्टाफ, मैनेजर बैंक काम कर रहे हैं। कर्मचारी जो हैं झरने वाले बैंक की बदहाली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिल्ली से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर बैंक की बदहाली पर लोग चुटकी ले रहे हैं। वायरल वीडियो उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की खुर्जा शाखा का बताया जा रहा है। और अब खबर बस्ती से है, जहां बस्ती में संदिग्ध ड्रोन उड़ने की अफवाह के बीच माहौल एक बार फिर तनावपूर्ण हो गया है। ताजा मामला छावनी थाना क्षेत्र के पखेरी गांव का है, जहां देर रात ग्रामीणों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया। सूचना मिलते ही 112 पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेकर थाने ले गई। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वो गांव में किस उद्देश्य से आया था। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से बस्ती जिले विभिन्न क्षेत्रों में चोरी की घटनाएं व ड्रोन उड़ने की चर्चाएं लगातार हो रही हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और पूछताछ के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां भूमाफियाओं से परेशान होकर दंपति ने डीसीपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा कुलेसरा की रहने वाली सीमा देवी और पति कमलेश ने आरोप लगाया है कि पवन नागर जो कि भूमाफिया है, जिस पर दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। दंपति ने एक प्लॉट खरीदा था। उस प्लॉट को इस दबंग किस्म के अपराधी ने कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन उस दौरान इस अपराधी की नहीं चली। पीड़ित का पुलिस प्रशासन की मदद से निर्माण सफल रहा है और घर बनाकर तैयार हो गया है। अब ये व्यक्ति महिला और उसके पति को धमकी देता है कि जान से मार देंगे। जो दूसरा प्लॉट लिया है और पहले प्लॉट पर जो घर बनाकर तैयार किया है, दोनों पर कब्जा कर लेंगे। यहाँ से चले जाओ, नहीं तो जान से मार दिया जाओगे। पीड़ित ने इसकी शिकायत कई बार इकोटेक थर्ड थाने में जाकर दी है, लेकिन पुलिस कार्रवाई करने की बजाय पीड़ित को ही धमकाती है। आखिर इतना बड़ा भूमाफिया क्यों खुलेआम गरीब बेसहाराओं को धमकी दे रहा है, ये सवाल है। पुलिस चुप क्यों है? प्लॉट ही तो खरीदा था कुलेसरा के आंटी फार्म हाउस में। अब ऐसे में पाई जमा करके घर का सपना देखा, उस पर अगर कोई कब्जा कर लेता है तो आखिर उसको न्याय दिलाने की जिम्मेदारी क्योंकि प्रशासन की है। ऐसे में प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहा है, ये बड़ा सवाल है। सुसिया ने कहा है कभी भी मुझे मेरे ऊपर कभी भी अटैक कर सकता, कह रहा मैं थाने में प्लानिंग करके तब तुझे मारूंगा। अब देखा मेरा क्या कोई कर लेगा, और तू यहाँ रह के दिखा दे, फिर मैं तेरे को बताऊंगा। मेरे हस्बैंड से बोल रहा, कह रहा जो बढ़ाना है उसका मैंने ले लिया सारा नली मुंह में डाल के, अब तेरे भी हस्बैंड के नली डालूंगा। तो मैंने भी थोड़ा बहुत बोला वहाँ पर, तो सबको वहाँ पर पड़ोस में बुरा लगा। जिसके पति को ऐसे बोला जाएगा तो कौन छोड़ देगा। अगर मेरे पति को कुछ हुआ तो मैं भी जीना बिल्कुल वो नहीं करूंगी, बिल्कुल जीना नहीं चाहूंगी। क्योंकि अगर मेरे साथ कोई घटना हुई, अगर मैं जिंदा रही और मेरे पति और बच्चों के साथ कुछ हुआ तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। इसलिए पुलिस प्रशासन सबसे मेरी गुहार है कि मेरी मदद की जाए। मेरी योगी सर से भी मैं योगी सर के पास भी गई थी, उस दिन वो मिले नहीं मुझे। वहाँ लखनऊ भी होके आई। मैंने बहुत 5 साल से मैं परेशान हो गई हूँ। अब मैं क्या करूँ, मैं लास्ट टाइम मैं क्या करूँ, मैं परेशान करके मुझे रख दिया। अब मेरी प्रशासन से गुजारिश है मेरी मदद की जाए। और अब खबर मैनपुरी से है, जहां मैनपुरी में घोटाले की शिकायत करने वाले सोसाइटी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर सूरज भान ने 28 अगस्त को जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में मैनेजर की पत्नी ने सहकर्मियों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। कोतवाली पुलिस ने कार्यस्थल पर शोषण का मामला सामने आने पर पीड़िता की तहरीर पर 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मैनपुरी जनपद के शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला हरिदर्शन
नगर निवासी 40 वर्षीय सूरज भान सिंह सोसाइटी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड केशनी रोड खरपरी में बतौर मैनेजर काम कर रहे हैं। 28 अगस्त की सुबह उन्होंने जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने के बाद परिजन मेडिकल कॉलेज से एफआई ले गए। वहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मैनेजर की मौत के बाद पत्नी मंजेश चौहान ने कंपनी के साथ काम करने वाले कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए। बताया कि पति अक्सर कहा करते थे कि साथ काम करने वाला निशु भदौरिया आए दिन उन्हें अपमानित करता है, वो उन्हें काफी परेशान कर रहे हैं। उनके ब्रांच में घोटाला चल रहा है जिसमें कानपुर के अधिकारी भी निशु के साथ मिले हैं। वो सीनियर अधिकारी धीरज और अन्य को भड़काकर मानसिक तनाव दे रहे हैं। उन्होंने घोटाले की शिकायत कंपनी के अधिकारियों से शिकायत की है। इसके बाद से उन्हें अधिक परेशान किया जाने लगा है। पुष्पेंद्र पांडे प्रेम शंकर पति पर दबाव बनाते थे और अगर नौकरी करनी है तो निशु से माफी मांगो। आरोपियों के साथ एक कर्मचारी पवन कुमार भी मिला हुआ बताया जा रहा है। और अब खबर सोनभद्र से है, जहां कबाड़ का व्यवसाय इन दिनों खूब फल फूल रहा है। कबाड़ व्यवसायी कबाड़ के नाम पर सामानों को कटवा कर मोटा मुनाफा जोड़ने में लगे हुए हैं। कोने कोने में हो रहे अवैध कबाड़ की दुकानों का संचालन से जिला प्रशासन अनजान है। बिना दस्तावेज व सत्यापन के संचालित हो रहे इन कबाड़ की दुकानों में चोरी की गाड़ियों समेत तमाम तरह के चोरी के सामानों की खरीद बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। जिला मुख्यालय पर स्थित बड़े कबाड़ की दुकानों के साथ साथ छोटे और मझोले किस्म के कबाड़ियों की आजकल चांदी कट रही है। कबाड़ के आड़ में मोटरसाइकिल, ऑटो, पिकअप, ट्रैक्टर जैसे बड़े वाहन भी रातों रात स्क्रैप करके उनके महंगे पार्ट्स बाजार में भेज दिए जाते हैं। और अब खबर इटावा से है, जहां इटावा के थाना इकदिल क्षेत्र अंतर्गत NH-19 पर एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां ड्राइवर को झपकी आने के कारण जयपुर से वाराणसी जा रही बस हादसे का शिकार हो गई। डिवाइडर से टकराने के बाद बस इटावा रोड पर जा पलटी। इस हादसे में चालक, परिचालक समेत कुल 8 लोग घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।